दोस्तों आपने एड्स में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये 10 पॉइंट मैच करता है तो बिल्कुल वैसे इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मार्केट में सारे स्कीम को बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड सही नहीं है। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे। और ये जो मैं 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, उससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोग मुझे, ये मेरा अनिल इनसाइट्स हैंडल है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो पहला है शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करने जा रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 मंथ या 1 ईयर है, तो मैं बोलूंगा कि आपको SIP करने से बचना चाहिए, क्योंकि SIP एक ऐसा टूल बोल सकते हैं जो पैसा बना के देता है लॉन्ग टर्म में। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये काम करती है लॉन्ग रन में। जैसे अगर कोई ABC स्कीम में आपने 2000 का SIP करा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये SIP अमाउंट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका SIP अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये आपका यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली जो मशीन है आपका पैसा छापना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे यहाँ पे 7, 8, 10 और 15 ईयर्स होल्ड कर दिए तो बल्ले बल्ले है। इस तरह से यहाँ पे पैसा कंपाउंड होता है लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट टर्म खास करके मैं बोलूंगा कि अगर आपका 6 to 1 ईयर, तो बिल्कुल आपको SIP नहीं करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर को बिल्कुल म्यूचुअल फंड सही नहीं है। एटलीस्ट ये डिपेंड करता है कि कौन से आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको 3 to 5 ईयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। अब कोई ABC स्कीम में किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे 2000 की SIP करी या 10,000 की SIP करी, और जब मार्केट में तेजी आती है तो ये इन्वेस्टर क्या बोलता है, मुझे डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो पहले अपना गोल देखिए, पहला अपना ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले अपना रिस्क देखिए। पहले जब आप इस ABC म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था तो क्या सोच के इन्वेस्ट किया था? इसलिए इन्वेस्ट करा था आपने कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस करता हूं, मैं जॉब करता हूं और मैं स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए है, मालूम है ना। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में तेजी आती है तो बोलते हैं ये जो SIP है इसको बंद करके और इस पैसे से इंडिविजुअल स्टॉक खरीदेंगे, फिर जाके टॉप पे खरीद लेते हैं जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है। सेंटिमेंट समझिए। तो ऐसे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप SIP कर रहे हैं उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए अपना रिस्क देख लीजिएगा भैया, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना गोल जरूर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटल, टेक्निकल सब देखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब तेजी आती है तो अपना SIP को बंद करके और इस पैसे को उठा के इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो गलत अप्रोच है। तीसरा है लार्ज कैप फंड्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10,000 का SIP कर रहे हैं और एक यहाँ पे ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर दिया है और यहाँ पे फिर से 5,000 यहाँ पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग से बचना है। अगर आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करा है? अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो ब्लू चिप में क्यों इन्वेस्ट किया है? तो अगर आपका 10,000 SIP अमाउंट है तो इसको अपने फंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 5,000 मुझे इंडेक्स फंड में डालना है, कुछ मिड कैप में डालना है, कुछ फ्लेक्सी में डालना है, कुछ स्मॉल में डालना है। इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि भैया 10,000 है और 1,000 5 ब्लू चिप पकड़ लिए या 5 इंडेक्स फंड पकड़ के उसी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये गलत अप्रोच है। और बिल्कुल अगर आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। अगला है थीमेटिक फंड। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
कि भैया थीमेटिक फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि थीमेटिक फंड में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि थीमेटिक फंड में जो स्कीम होता है पूरा पैसा एक ही सेक्टर में लगा होता है। जैसे अगर कोई आईटी का थीमेटिक फंड है तो पूरा पैसा आईटी सेक्टर में लगेगा, अगर ऑटो का है तो पूरा ऑटो में लगेगा, एफएमसीजी का है तो एफएमसीजी में लगेगा। तो थीमेटिक फंड में रिस्क ज्यादा होता है। तो थीमेटिक फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो आपको उस थीम, उस सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अभी इस सेक्टर में क्या ग्रोथ है, आने वाले दिनों में इस सेक्टर में कैसा ग्रोथ हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर जो है साइकिल वाले होते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आपको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन वही मैं बोलता हूं कि थीमेटिक फंड में रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसे कुछ दिनों से आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,000 की पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे अच्छा उन लोगों ने म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है और कुछ यहाँ पे 1,000 रुपया यहाँ पे थीमेटिक फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है, इसीलिए यहाँ पे 1,000 रुपया ये थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया ये इन्वेस्टर, तो ये स्मार्ट है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए 10,000 एसआईपी अमाउंट है और 10,000 एसआईपी अमाउंट को अलग अलग ये कैटेगरी में इन्वेस्ट न करके ये पूरा पैसा थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो ये अप्रोच गलत है। तो पहले पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है, रिस्क ले सकते हैं और सेक्टर आपको लगता है कि ये सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है और अभी ये गिरावट में एक्यूमुलेट करना सही रहेगा, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगला है एफओएफ। बहुत सारे लोग एफओएफ में इन्वेस्ट करते हैं, फंड ऑफ फंड, कोई मतलब नहीं, म्यूचुअल फंड एक दूसरे म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करें, तो इसमें मुझे लग रहा है कि इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, समझ रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है इंटरनेशनल फंड्स। अब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, 2,000 का एसआईपी कर रहा है, 2,000 का एसआईपी कर रहा है, या चलो 5,000 का एसआईपी हम पकड़ लेते हैं, 2,000 और 5,000 का एसआईपी कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मैंने पोर्टफोलियो देखा है कि ये 2,000 है, इंटरनेशनल फंड में जाके इन्वेस्ट कर दिए, ये 5,000 है तो यहाँ पे कुछ लार्ज कैप में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है और 2,000 इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, ये गलत अप्रोच है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपका एसआईपी का अमाउंट कम है और आप यंग हैं तो मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और इंडिया की इकोनॉमी भैया पैसा ज्यादा निकाल के दे रही है, तो इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने से फायदा क्या। और यहाँ पे आपका एसआईपी अमाउंट भी कम है और इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। यहाँ पे डॉलर और रुपीज का मालूम है ना, कॉस्ट का। तो इंटरनेशनल फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका एसआईपी का अमाउंट ज्यादा है, मान लीजिए 30,000 50,000 है और आपने अलग अलग कैटेगरी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो अपने इस पोर्टफोलियो का 10% आप बिल्कुल इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपका एसआईपी का अमाउंट कम है तो फायदा नहीं है इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने का। और मेरे से पूछें तो मैंने इंटरनेशनल फंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, सच बता रहा हूँ। जो भी इन्वेस्ट करना है, जो हमारा अलग अलग कैटेगरी इंडिविजुअल स्टॉक में जो मेरी एक्सपर्टीज है उसी में इन्वेस्ट करता हूँ, इंटरनेशनल फंड में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अगला है इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो इन तीनों में डिफरेंस अगर मैं समझाने लगूंगा तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में क्या करें, तो इंडेक्स फंड में जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको लार्ज कैप या ब्लू चिप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो बेटर टू इन्वेस्ट थ्रू इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी आपको कोई ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एएमसी कंपनी की जो वेबसाइट है वहां से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी या लमसम जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो ईटीएफ में आपको उसी ईटीएफ में खरीदारी करना चाहिए जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो। अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है तो उस ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बहुत सारे इंडेक्स फंड भी हैं, लेकिन बहुत सारे आपको इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 3-4 ही इंडेक्स फंड हैं जो अच्छे हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अगला है लमसम इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट तेजी आती है तो यहाँ पे लमसम करते हैं, गिरावट में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए और मार्केट का सेंटिमेंट भी देखना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि लमसम अगर आपको करना है तो
कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, निफ्टी का पी कैसे चेक करना है, सब कुछ मैंने सिखाया है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रिस्क जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट में भी, तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला है डायरेक्ट और रेगुलर। यस, जैसे मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करिएगा, रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट मत करिएगा, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अगला है एसआईपी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर एसआईपी कब करें, अभी तो मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। तो देखो, मार्केट में तेजी देखने को मिले या मार्केट में गिरावट देखने को मिले, आप जो है अपना एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के लिए हमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में इस तरह से गिरावट आएगी तो जो हमारी एनएवी है यहाँ पे एवरेज आउट हो जाती है। तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी शुभ समय देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एसआईपी को कब बंद करना चाहिए इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो देखिएगा कि अगर आप किसी स्कीम में एसआईपी करते हैं तो कब आपको उस एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, कब पैसा रिडीम कर देना चाहिए, पैसा बनाना भी तो है, तो इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये रहे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी जरूर देख लीजिएगा, जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बहुत सारे और भी हैं, लिक्विड है, हाइब्रिड है, डेट फंड है, तो अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। हालांकि बहुत सारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं कैटेगरी नहीं समझते हैं, तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सबको 1 बाय 1 करके मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन से कैटेगरी में कितना इक्विटी का, कितना डेट का क्या एक्सपोजर है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरह से आपको रिस्क भी देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।